हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी बसंती लाल वाली बुक को कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो अभी मेरे मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं। उसमें क्या है कि उसमें कोई ऐसा प्रॉपर बोर्ड पे पढ़ाने की कोई नीड नहीं है। इसीलिए अभी मैं बुक को ही क्लियर कर रही हूँ, जिससे कि आपको बुक की जो ईजी लैंग्वेज है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेक्शन 10 तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। आज मैं आपको सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 दोनों ही इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और ये मैं फिर से आपको बता दूँ, बुक में इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ बिकॉज जिससे कि आपको जो उसकी लैंग्वेज है वो क्लियर रहे और उसके टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाएं, और जिससे कि आप बुक रीडिंग अच्छे से कर पाएँ। बिकॉज जो लॉ के जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, जिनको समझना ईजी नहीं होता है, जिससे बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड अगर कोई भी लॉ के क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे विज़िट करके क्विज दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्शन 11 में आपको क्या दिया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। ठीक है। मजिस्ट्रेट सभी को पता है कि दो तरह के होते हैं, एक तो आपका सिविल जज होता है, एक आपका मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है, और वो क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, तो ये आपको सेक्शन 11 में बताया गया है। ठीक है, कि इनका जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे होता है। सबसे पहले जो सेक्शन 11 का जो सबसेक्शन 1 है उसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक ज़िले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, आपने सीआरपीसी में पहले भी पढ़ा होगा, महानगर क्षेत्र वो होते हैं जो 10 लाख पे जिनकी जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वह जिले, यानी कि ऑब्वियस सी बात है महानगर नहीं है तो यहाँ पे जिले की बात हो रही है। जो महानगर क्षेत्र में नहीं है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय ऐसे स्थान में स्थापित किए जाएंगे जितने और राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। जिले आपके किस में आते हैं? राज्य के अंडर आते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उस स्टेट गवर्नमेंट के हाई कोर्ट से क्या करती है, एक तरीके का एक बैठक बैठती है, वहाँ पे उनकी पूरी मीटिंग होती है। आफ्टर मीटिंग वहाँ पे वो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हाँ अब हमें क्या है, यहाँ पे न्यायालय इतने बनाने हैं। ठीक है। किसके? प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग के। ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है, परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, स्थानीय क्षेत्र इन द सेंस ये होगा कि किस जिले में कहाँ पे बनाना है, प्रथम वर्ग अथवा द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कोर्ट किसी विशेष मामले के, यानी कि किसी स्पेसिफिक मैटर पे या विशेष वर्ग के लिए, यानी कि आपका स्पेसिफिक ग्रुप हो गया कि मामलों का विचारण यानी कि ट्रायल करने के लिए स्थापित कर सकती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि हाई कोर्ट से परमिशन लेके, यानी उनके साथ मीटिंग करके, उनसे बात करके कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए कुछ स्पेसिफिक कोर्ट बना सकती है, स्पेसिफिक मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी मामले या ऐसे वर्ग के मामलों में ट्रायल यानी कि विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी। यानी कि उस क्षेत्र में क्या होगा कि जो अदर कोर्ट होंगे, ठीक है, वो उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक है। यानी कि जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए यहाँ पे ट्रायल के लिए जो कोर्ट बनाया गया है, वहाँ पे कोई अदर कोर्ट वहाँ पे क्या नहीं कर सकती है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इंटरप्ट नहीं कर सकती है। अब सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालयों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि यहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वो किनके द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे? हाई कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, यानी कि हाई कोर्ट को कभी भी ऐसा लगता है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है कि किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को
प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। यानी कि अगर ऑन द स्पॉट कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई है, कुछ ऐसे नीड हो गई है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि जो सिविल न्यायालय, यानी कि देखिए यहाँ पे किसकी बात होती है, मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट क्या देखते हैं, क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिविल कोर्ट की, ठीक है। सिविल कोर्ट में हमारे सिविल मैटर आते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस जगह पे, जहाँ पे कोर्ट बना हुआ है, हमारा मजिस्ट्रेट कोर्ट बना हुआ है, वहाँ पे अगर किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट आती है, कुछ अर्जेंसी होती है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो भी राज्य की न्यायिक सेवा में कोई भी सदस्य होगा, उनके प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको दी जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है हाई कोर्ट के ऊपर कि कितने टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद अभी इसका और क्या दिया गया एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। इस धारा में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना एवं ऐसे न्यायालयों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था की गई है। यानी कि ओवरऑल अगर हम समझे तो सेक्शन 11 में क्या बताया गया है कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थापना के बारे में बताया गया है, पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, और न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। यानी कि अगर आपका प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आता है कि न्यायालय के द्वारा, वो क्या कहते हैं, पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उच्च न्यायालयों के द्वारा, और न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा और उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है कि न्यायिक अधिकारी शक्तियाँ एवं आचरण, ठीक है। आचरण इन द सेंस उनका बिहेवियर आ जाता है, ठीक है, एथिक्स आ जाते हैं। न्यायिक अधिकारी का पद गरिमा का पद होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी पावर होती है, अतः उसका आचरण पद के अनुरूप होना अपेक्षित है। किसी भी न्यायिक अधिकारी को अपने न्यायिक कर्तव्य एवं कर्तव्यों को निर्वहन के लिए अथवा राजकीय कार्य के अलावा पुलिस थानों पर नहीं जाना चाहिए। यानी कि उनको अपने कर्तव्य को करने के लिए अपना, उनको जो एक स्पेस दिया गया है, उनका अपना जो एक ऑफिस दिया गया है, उसी में ही रहना चाहिए, ना कि उनको खुद पुलिस थाने में चले जाना चाहिए, ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन कहता है। तो ये था सेक्शन 11 जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सेक्शन 11 में आपको बताया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना कैसे होती है, ठीक है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों की स्थापना कैसे होती है, प्लस आपका क्या है कि पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि सेक्शन 12 क्या कहता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि, यानी कि यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, जो हमारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, अपर यानी कि जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 12 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में, यहाँ भी बात जिले की जहाँ पे बात आ जाती है, यानी कि वो महानगर क्षेत्र नहीं होते हैं, ठीक है। एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। देखिए यहाँ पे कहीं भी अगर मजिस्ट्रेट की बात होती है तो वहाँ पे किसकी बात आ जाती है, उच्च न्यायालय की बात आ जाती है। उसके बाद आता है 12 का सबसेक्शन 2 कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि अगर हाई कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन, यानी कि अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियाँ जिसका उच्च न्यायालय निर्देश देगी होगी। यानी कि उनकी जो पावर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी है, किस तरह से देनी है अंडर लॉ, तो वो क्या करते हैं, वो हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 3 का कहा, उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में, यानी कि सब डिवीज़न में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदविहित कर सकती है और इस धारा में निर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकती है। यानी कि पद से हटा भी सकती है और जितनी भी उनको पावर मिली हुई है उनसे उनको फ्री कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 12th का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 का खा क्या कहता है हमारा, यानी कि 3 का 2 प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, यानी कि जो उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसके अंदर काम करना होगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंदर, ठीक है, कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियाँ भी होंगी जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा
इस निमित्त विधिनिष्ठ करे और इसका प्रयोग करेगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो जो उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके अंडर काम करेंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंदर काम करेंगे, ठीक है। और उनको क्या करना होगा, उनकी शक्तियों की क्या होगा, उन पर एक तरीके से बाउंडेशन होगी, नियंत्रण होगा, ठीक है। तो ये था। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि महानगर क्षेत्र से भिन्न, यानी कि जिले क्या हो गए, वही ऐसे क्षेत्र जो महानगर क्षेत्र के अंडर नहीं आते, मतलब महानगर क्षेत्र से अलग हैं। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है जिसका पीठासीन अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, तो हम सेक्शन 11 में भी पढ़ चुके हैं। एवं वह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की श्रेणी का व्यक्ति होता है, यानी कि उसकी जो कैटेगरी होती है वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के व्यक्ति की होती है। उच्च न्यायालय किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान, यानी कि पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, जो संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होगी, यानी कि जो कि सीआरपीसी के अंडर या यदि अदर लॉ के अंदर बताई गई हैं। यह उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ना तो अधीनस्थ होता है और ना ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने मात्र से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर को यूज़ कर रहा है तो उनको क्या कहा जाने लगेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल बताया गया है सबसेक्शन 3 के बारे में कि अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को किसी उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदारूढ़ किया जा सकेगा, यानी कि एक तरीके से उस पद को दिया जा सकेगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, यानी कि रहेगा तो उसी के अंडर लेकिन उनकी पावर को यूज़ कर सकता है जो उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त की, यानी कि जो पावर हाई कोर्ट देगा वो रहेगा तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ही अंडर, लेकिन उनकी पावर को यूज़ कर सकता है। कौन कौन सी पावर को यूज़ कर सकता है वो कौन बताएगा, हाई कोर्ट बताएगा। सो ये था हमारा सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन। तो अभी ऐसे ही सीआरपीसी में कुछ ऐसे ही सेक्शन चलते रहेंगे जिनको हम ऐसे अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं जैसे प्रॉपर बोर्ड पे पढ़ाती हूँ मैं वैसे ही पढ़ाऊँगी। सो अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज कई लोग, मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लॉ के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।